हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उसमें मैंने टेंजेंट के बारे में बात की थी और आज के इस वीडियो में उसको आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे नॉर्मल के बारे में। तो आज के इस वीडियो में ये टॉपिक कवर हो जाएगा आपका टेंजेंट और नॉर्मल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में बने रहें और पूरा जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बार बार बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता और वीडियो के बीच में भी बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उससे फ्लो खराब होता है और न पढ़ने में मज़ा आता है न पढ़ाने में मज़ा आता है। इसलिए आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसके बारे में कुछ रिव्यू ले लेते हैं, क्या था उसमें इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कर्व में कहीं भी आपको एक ये टर्म मिल जाए, जैसे कि एक्स स्क्वायर है, या फिर कहीं पर वाई स्क्वायर मिल जाए, या कहीं पर भी एक्स मिल जाए, या कहीं पर भी आपको वाई मिल जाए, या फिर आपको एक्स वाई मिल जाए, तो इनके रिप्लेसमेंट मैंने आपको बताए थे। उन्हीं रिप्लेसमेंट का आज हम इस्तेमाल करेंगे और सॉल्व करेंगे आगे के क्वेश्चंस को। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको x1 y1 पॉइंट पर किसी भी कर्व के ऊपर टेंजेंट फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है किस चीज़ से, x1 से। सिमिलरली वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है y1 से, और x को रिप्लेस कर देना है किस चीज़ से, x प्लस x1/2। सिमिलरली y के लिए था y प्लस y1/2 और xy के लिए था आपका xy1 प्लस yx1/2। ठीक है, ये आपके रिप्लेसमेंट थे और इनके बारे में मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूं। और यहां पर क्यों बता रहा हूं, यहां पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नॉर्मल को फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम नॉर्मल को फाइंड आउट ना करके हम पहले फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट को, और टेंजेंट की हेल्प से फिर इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं नॉर्मल को। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपको ड्राइव करने के लिए है, आपको हर जगह इसका इस्तेमाल नहीं करना है। आपको इस्तेमाल किस चीज़ का करना है, जो कंडीशंस मैं आपको लिखाऊंगा उन्हीं कंडीशंस को आपको इस्तेमाल करना है और याद कर लेना है। कंडीशंस क्या रहेंगी, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दैट इज पैराबोला के बारे में, कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के किसी पॉइंट 8a स्क्वायर 2at पर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है। और ये क्या है, आपको पता है कि पैराबोला के ऊपर या परबोला के ऊपर कोई भी एक बिंदु होता है, उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो होते हैं आपके 8a स्क्वायर 2at, जिनके बारे में मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है तो आपको करना क्या है, करना बस इतना है, मैंने आपको बताया था। पहले आप इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कीजिए किसी पॉइंट पर। तो क्या होगा, जैसे कि हमने बताया था आपको x1 y1 अगर पॉइंट होता है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है आपका y1 इज इक्वल टू 2a टाइम्स x प्लस x1, और x1 y1 की जगह पर क्या चीज़ है, इस बार ये चीज़ है, इसको आप रिप्लेस कर दीजिए। आप पाएंगे y ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और 80 स्क्वायर अगर हमको y1 रखना है तो 280 रख देंगे, इज इक्वल टू 2a एज इट इज, x प्लस x1 की जगह पे आपको 80 स्क्वायर रख देना है। इसका प्रूफ हालांकि मैं आपको पहले वीडियो में करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको नॉर्मल और टेंजेंट दोनों एक साथ फाइंड आउट करके दिखाने वाला हूँ, इसलिए इसको यहाँ पर कराना जरूरी है। इस 2a से इस 2a को कैंसिल कर दीजिए, आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा yt इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। ये क्या है, ये है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन पैराबोला एट पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, इतना आपको समझ में आ गया। और इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो उसके लिए आपको एक चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, वो है कि अगर आपकी कोई इक्वेशन इस टाइप की होती है, जैसे अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू कोई एक लाइन है, अगर मैं कहूँ आपसे कि इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन बताइए तो क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। दैट इज ये हो जाएगा आपका bx और ये हो जाएगा आपका ay, और c की जगह पे हो जाएगा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पर साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो बताना आपको जरूरी था।
जैसे ही इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो एक्सचेंज होंगे और साथ ही साथ जो इनके बीच का साइन होगा वो साइन भी चेंज हो जाएगा। डेट इज पहले अगर प्लस था तो अब जाके हो जाएगा माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का जो इक्वेशन है या लंबवत रेखा का समीकरण जो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा कि बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर चीज़ आपको लिखाई नहीं जा सकती, कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी। तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट किया। अब टेंजेंट कुछ और थोड़ी ना है, वो एक लाइन ही तो है। और नॉर्मल क्या है? नॉर्मल ये है, मान लीजिए अगर आपका टेंजेंट ये है तो नॉर्मल इसकी लंबवत रेखा है। ठीक है ना? आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। कोई इसे लाइन कह देता है, कोई इसको टेंजेंट कह देता है, कोई इसको नॉर्मल कह देता है, कुल मिला के है एक ये सिंपल लाइन। अब एक लाइन का इक्वेशन आपने ये निकाला, ठीक है ना? और आपसे कहा जाए कि इसके लंबवत रेखा इस वाले का आप समीकरण बताइए, तो क्या हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये तो टेंजेंट है। ऑब्वियस ही बात है, अगर हम इसको टेंजेंट कह दें तो हमको ये नॉर्मल कहना पड़ जाएगा। तो हमें नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए था, डेट इज हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इक्वेशन क्या है हमारा। इक्वेशन कुछ इस टाइप का है। तो आपका इक्वेशन था कि वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, या मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ माइनस एक्स प्लस वाई टी इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। क्या नहीं लिख सकता? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है, इसको उठा के LHS में ले गया हूँ और RHS ऐसे की ऐसे ही छोड़ दी है। अब ये कुछ कुछ इस टाइप की हो गई। हमें चाहिए इसके परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, आप इसको स्लोप की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक साथ फाइंड आउट करके दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने उसको स्लोप की हेल्प से ना करा के मैं आपको इस तरह से करा रहा हूं। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन है, डेट इज इसके कोफिशिएंट जो है एक्सचेंज हो जाएंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसको अगर मैं P कह दूं तो इस पर एट पॉइंट P। ठीक है, अब इनके कोफिशिएंट आप एक्सचेंज कर दीजिए, दैट हो जाएगा आपका टी एक्स, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा वाई, और इज इक्वल टू लैम्डा। अभी आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया किस पर? एट पॉइंट P, और P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये रहे। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट आपका टेंजेंट पर भी लाई कर रहा है और ये पॉइंट आपका नॉर्मल पर भी लाई कर रहा है। और अगर कोई चीज लाई कर रही है तो क्यों ना उस पर सेटिस्फाई करा दीजिए, तो आपको लैम्डा मिल जाएगा। ठीक है ना? वही करते हैं। तो ये आपकी x की वैल्यू है 80 स्क्वायर, डेट इज हो जाएगा आपका 80 क्यूब, प्लस y की वैल्यू है 280 इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है ना? अब तक हमने कुछ भी नहीं किया। अब हम क्या करेंगे? हमें लैम्डा मिल गया, लैम्डा को उठा के इसमें कर देंगे पुट, तो हमें फाइनल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या रहेगा? आइए देखते हैं कि टी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80 क्यूब प्लस 280। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, कितना इजी है फाइंड आउट करना। आपने देखा कि 3 स्टेप में आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट किया और 3 स्टेप में आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को फाइंड आउट कर लिया। तो इन दोनों को एक साथ फाइंड आउट करके आपको बस कंपैरिजन कराना था कि आप इसको इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको स्लोप का मेथड तो आता ही होगा कि आप एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ से स्लोप निकालें। ठीक है, इस पॉइंट पर आप स्लोप निकाल के उसके बाद आपको मालूम है कि किसी बिंदु से पास होने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है जबकि उसकी प्रवणता दी हुई हो, तो उसका समीकरण मैं आपको बता ही देता हूं। मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट x1 y1 से कोई लाइन पास हो रही है जिसकी स्लोप क्या है m, तो इसका जो इक्वेशन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, और अगर आप गलती से इस लाइन को टेंजेंट कह दें, मैं आपसे कह दूं कि ये इक्वेशन लाइन की नहीं है बल्कि ये इक्वेशन एक टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज ये इक्वेशन आपका टेंजेंट का है, तो मैं आपसे कहूं कि इस पर नॉर्मल का इक्वेशन आप बताइए क्या होगा। फिर से वही, आपको नॉर्मल चाहिए, दैट इज स्लोप भी आपको नॉर्मल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये नॉर्मल का स्लोप नहीं है, ये स्लोप है आपके टेंजेंट का, और टेंजेंट का इक्वेशन आपने निकाला कैसे? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन।
अब मैं आपसे कहना चाह रहा कि अगर मैंने इस लाइन को टेंजेंट कहा तो आप इस पर नॉर्मल का इक्वेशन बताइए। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? अरे नॉर्मल के इक्वेशन के लिए नॉर्मल का स्लोप भी तो चाहिए होगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला एक लिखाया था, वो क्या था कि m1 m2 is equal to -1, that is slope of tangent into slope of normal is equal to -1। slope of tangent क्या है? m, तो m2 हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। m2 किसके इक्वल हो गया? -1/m के। तो मैं आपसे कहूं अब आपको नॉर्मल का स्लोप मिल गया, पॉइंट आपको पता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने को कहूं तो क्या नहीं फाइंड आउट कर सकते? जी बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? इक्वेशन तो यही है, टेंजेंट के लिए टेंजेंट का स्लोप लगाइए, नॉर्मल के लिए नॉर्मल का स्लोप लगाइए, है तो लाइन ही, ठीक है ना। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस का 1/m x माइनस x1। लोग इसको इस तरह से याद करना प्रीफर करते हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कब? ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है लेकिन पॉइंट और स्लोप फॉर्म में। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है पॉइंट और स्लोप फॉर्म में। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है एट पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स या इन टर्म्स ऑफ पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है इन टर्म्स ऑफ पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑन पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax। तो मैंने आपको यहाँ पर 3-4 चीज़ें लिखा दी। एक इक्वेशन ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, एक ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ ये इतना पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए कराया था। अब यहाँ से आगे बात करेंगे अपने दूसरे कर्व के बारे में, जो कि होगा आपका इलिप्स। इलिप्स पर देखेंगे कि अगर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स उसके दिए हुए हैं तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। अब हम इसमें आगे बात करते हैं इलिप्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, सबसे पहले इलिप्स का इक्वेशन लिखते हैं। क्या है आपका कि x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके किसी पॉइंट आपको मालूम है कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स इस पर क्या होते हैं, तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके a cos थीटा, b sin थीटा। ये मैं आपको पहले वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ। काफ़ी लेंथी वीडियो रहा पहला वीडियो, लेकिन उसमें मोस्टली डिटेल्स जो है मैं आपको दे चुका हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, बस वही कराऊंगा और जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि अगर मैं एक जनरल पॉइंट x1 y1 ले लूँ, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में करके दिखाया था कि x1 y1 पर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना हो ऑन द इलिप्स, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा वो इक्वल होगा किस चीज़ के कि x1 अपॉन a² प्लस y1 अपॉन b² इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर आपका x1 y1 क्या है? x1 ये रहा, y1 आपका ये रहा। वैल्यूज को आप रिप्लेस कर दीजिएगा तो आप पाएंगे क्या? आप पाएंगे इस a से ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्या रहा? ये आपका रहा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। लिख देता हूं, अब ये मुझे बार बार दोबारा कराना पड़ रहा है क्योंकि मैं इसको एक बार पहले करा चुका हूँ पहले वीडियो में, लेकिन समझाना है तो कराना तो पड़ेगा ही। कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि कितना इजी है, एक्चुअली वो इजी नहीं है बल्कि इजी बनाई गई है रिसर्च करके अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, जिससे कि आपको बेस्ट डिलीवर कर सकें, आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, एकदम बेस्ट कंटेंट आपको मिले। सब पूरी कोशिश यही की गई है। अब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया। यहाँ से फिर से वही प्रक्रिया मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पर लंब रेखा का समीकरण या परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन बताइए, वही कि इनके कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये x और ये y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 और बीच में साइन माइनस का, इसको आप भूलिएगा मत। अब आपको वही करना है कि आपको इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लेना है, दैट इज इक्वेशन ऑफ
नॉर्मल आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, या फिर मैं इसको ये भी कह सकता हूं इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन टू दिस, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन चाहिए आपको। ऑब्वियस सी बात है कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को तो हम नॉर्मल कहते हैं, तो मैं उसको या तो नॉर्मल कह दूं या मैं ये कह दूं कि इसके परपेंडिकुलर लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। दोनों एक ही बात है। अब आपको ये चीजें मिल गई तो सिंपल वही कि आपके कोफिशिएंट जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे और बीच में आ जाएगा माइनस। दैट इज इसका कोफिशिएंट है साइन थीटा अपॉन बी, ठीक है, एक्स लगाइए। इसका कोफिशिएंट है आपका कॉस थीटा अपॉन ए इज इक्वल टू 1 लगाइए। और मैंने आपको बताया था बीच में साइन आना है आपका माइनस का, दैट इज उल्टा। जैसे कोफिशिएंट एक्सचेंज हुए थे वैसे ही साइन भी आपका चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या मैं सही हूं जी? नहीं। RHS में अगर इसके 1 है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म था तो हमने कांस्टेंट टर्म को एक नया टर्म लिया लैम्डा से, तो वही करना है। आप यहाँ पर इसको 1 मत लिखिएगा, आप लिखिए यहाँ पर इसको लैम्डा। क्यों? क्योंकि आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनना बहुत ही आसानी से मिल जाता, लेकिन अब थोड़ा टफ हो गया। क्यों? क्योंकि अब आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे आइए देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि आपको ये पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना था, तो ऑब्वियस सी बात है इसी पॉइंट पर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये मिला। अब ये नॉर्मल पर भी लाई कर रहा है और टेंजेंट के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई करा दीजिए। क्या मिलेगा आपको आइए देखते हैं। ये मिला आपको साइन थीटा अपॉन बी इंटू, अब ये एक्स है, एक्स यहाँ पे क्या रखना है आपको ए कॉस थीटा, ठीक, और ये है आपका कॉस थीटा अपॉन ए, यहाँ वाई रह गया था लिखने के लिए, ठीक, माइनस। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर y की वैल्यू को रिप्लेस कीजिए, आप पाएंगे क्या कि कॉस थीटा अपॉन ए, y की वैल्यू क्या है बी साइन थीटा, और RHS में आपका हो जाएगा लैम्डा। तो ये हो गई आपकी लैम्डा की वैल्यू। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो क्या, आप एलसीएम लीजिए और जो कॉमन टर्म है उसको कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन ए बी। हमने एलसीएम भी लिया है और साथ साथ कॉमन टर्म्स को कॉमन भी ले लिया। बचेगा क्या, दिस इंटू दिस दैट इज ए स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस दैट इज बी स्क्वायर और इज इक्वल टू लैम्डा। ये आपकी लैम्डा की वैल्यू हो गई। अब आपको करना क्या है, जैसे ही आपको लैम्डा मिल जाता है उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए और आपको मिल जाएगा फाइनली द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स एट एनी पॉइंट पी ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। क्या होगा आइए देखते हैं। आपका इक्वेशन है साइन थीटा अपॉन बी इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा अपॉन ए इंटू वाई इज इक्वल टू लैम्डा डेट इज दिस। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ए बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप एक काम और कीजिएगा, इसको उठा के इधर ले जाइए, इसको उठा के इधर ले जाइए, इसको अपनी जगह रहने दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है जिससे कि इसकी फॉर्म बन जाए, वरना अदरवाइज इसका तो आंसर आ ही गया। तो आप क्या करेंगे, इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे क्या, इस बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा ए एक्स और साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बटे में आएगा कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन में आएगा क्या, कॉस थीटा है, कॉस से कॉस कैंसिल तो अपॉन में आ जाएगा साइन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है।
आपसे ये फॉर्म भी पूछा गया है और आपसे ये फॉर्म भी पूछा गया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन दोनों को नोट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बार बार फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, रिपीट भी होते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स देखे हैं कि जिसमें एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और इनसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। कुछ एक आध बार ही ऐसा हुआ है कि टेंजेंट और नॉर्मल से क्वेश्चन नहीं आया हो। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कितना आसान है इसको फाइंड आउट करना, क्योंकि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज इट इज याद कर लेनी है। और अगर आप याद भी ना करें तो भी आपको ये तो पता होगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, x1 अपॉन दिस एंड y1 अपॉन दिस। वैल्यूज को पुट कीजिएगा। अगर आपके एक बात समझ में आ गया तो फिर इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। विद इन सेकेंड आप इसको सॉल्व करके ला सकते हैं। 20 से 25 सेकेंड मुश्किल से लगेंगे इसको सॉल्व करने में। समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जब हो रहे होते हैं, तो हमारे पास इतना प्रेशर होता है कि हमारा माइंड जो है एकदम खुलकर काम करता है। ठीक, अब हम बात करेंगे इसमें आगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज हाइपरबोला एट एनी पॉइंट पी ए। ठीक है ना, एट एनी पॉइंट पी, जो उसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होगा। तो आइए देखते हैं क्या है। अब हम बात करते हैं अपने अगले कर्व डेट इज हाइपरबोला के बारे में। क्या कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डेट इज हाइपरबोला के किसी बिंदु किसी पॉइंट पी। क्या है इसका पॉइंट, आपको पता होना चाहिए। इससे पहले का वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था इसका पॉइंट होता है आपका ए सेक फाई कॉमा बी टेन फाई। यहाँ पर थीटा जनरली नहीं लिखते हैं। अब आपकी मर्जी है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो मर्जी लिखना चाहे लिख दीजिए, लेकिन वो रिप्रेजेंट करेगा एंगल को। ठीक है, उसके नोटेशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एक नोटेशन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सेंट्रिक एंगल को। अब सेंट्रिक एंगल क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मैंने आपको फिर से वही, आपको पता है कि किसी बिंदु x1 y1 पर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तरीका वही है सबका निकालने का तरीका। हालांकि मैं आपको प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैल्यूज पुट कीजिए, x1 की जगह पर ये, y1 की जगह पर ये, तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट एनी पॉइंट p। क्या होगा आइए देखते हैं। ये हो जाएगा आपका x अपॉन ए सेक फाई माइनस y अपॉन बी टेन फाई इज इक्वल टू 1। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं। ये क्या होता है आपका, ये होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अब हम बात करते हैं इसके परपेंडिकुलर लाइन की, या फिर हम बात करें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। दोनों ही लिख देता हूं मैं। किस चीज के, इसके परपेंडिकुलर लाइन के आपको इक्वेशन चाहिए। क्या होगा आइए देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, सामने लिख रखा है। आपको कोफिशिएंट एक्सचेंज करने हैं। कोफिशिएंट आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। और इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट है सेक फाई अपॉन ए और RHS में आ जाएगा लैम्डा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और एक चीज मैंने आपको बताया था, कोफिशिएंट एक्सचेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा y। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका प्लस है तो चेंज होकर माइनस हो जाएगा, और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस। चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। प्लस के लिए माइनस और माइनस के लिए प्लस। तो यहाँ पर क्या था आपका माइनस, यहाँ हो जाना है प्लस। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
ठीक है, या फिर मैं कहूँ ये इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट। अब बात करते हैं लैम्डा की। आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो फिर से वही कि आपका ये पॉइंट कर्व पर भी लाई करेगा, टेंजेंट पर भी लाई करेगा और लाई करेगा नॉर्मल पे। तो लाई करेगा तो सेटिस्फाई करा देते हैं, तो हम क्या मिलेगा आइए देखते हैं। ये है tan phi अपॉन बी इंटू एक्स। एक्स की जगह पे आपको ये पुट कर देना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका a sec phi, बीच में साइन प्लस का आएगा, प्लस का लगा देते हैं। क्या है इसका sec phi अपॉन a, और y की वैल्यू हो जाएगी आपका b tan phi, और RHS लैम्डा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, कॉमन वाली कॉमन चीजें लेते हैं और एलसीएम लेके क्या मिलेगा आइए देखते हैं। ये मिलेगा आपको tan phi sec phi अपॉन ए बी, और साथ में बचेगा दिस इंटू दिस दैट इज ए स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस दैट इज बी स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई आपकी लैम्डा की। और जैसे ही आपको लैम्डा मिलता है आप इस लैम्डा को उठा के पुट कर दीजिएगा इसमें, तो आपको फाइनली मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला। क्या होगा आइए देखते हैं। तो ये है आपका tan phi अपॉन बी इंटू एक्स प्लस sec phi अपॉन ए इंटू वाई इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा हम रिप्लेस करेंगे इस चीज से, दैट इज tan phi sec phi अपॉन ए बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जैसे कि मैंने इलिप्स के केस में किया था, इस चीज के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बाकी इसको उठा के इधर ले जाएंगे और इसको उठा के इधर ले जाएंगे। तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, आप इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आपका अपॉन में बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका ए एक्स, ठीक है। और ये tan phi से ये tan phi कैंसिल हो जाएगा और ये अपॉन में आ जाएगा sec phi, बीच में प्लस बी वाई, ठीक है ना, क्योंकि इस ए से ये ए कैंसिल तो b इंटू वाई डेट इज बी वाई, और ये आ जाएगा इसके अपॉन में डेट इज sec phi से sec phi कैंसिल तो अपॉन में जाएगा tan phi, और RHS एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपसे एक फॉर्म तो ये पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा। और एक फॉर्म और पूछी जाती है, वो क्या है कि इस अपॉन को ले जाके ऊपर तो हम लिखते हैं क्या, ए एक्स वन अपॉन सेक क्या होता है कॉस, कॉस फाइव प्लस बी वाई वन अपॉन टेन क्या होता है कॉट, तो कॉट फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट एनी पॉइंट पी, ए सेक फाइव कॉमा बी टेन फाइव। याद रखना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको अब तक ये प्रूफ समझ में आए होंगे। हालांकि आपको लग रहा हो शायद ये वेस्ट ऑफ टाइम हो प्रूव करना, लेकिन नहीं, क्योंकि आप भी एग्जाम क्लियर करके एक टीचर ही बनेंगे, तो यहाँ ना सही आपको वहाँ पर ये प्रूफ कराने पड़ेंगे। तो आपके माइंड में इनके कॉन्सेप्ट जो है वो बराबर फिट होने जरूरी है, आपको आने जरूरी है। चाहता तो मैं भी आपको एक एक लाइन में इसको लिखा देता, इसको लिखा देता, इसको लिखा देता और मेरी बात खत्म हो जाती, लेकिन नहीं, प्रूव कराना जरूरी है। किसी चीज को बेसिक से क्लियर करना ज्यादा जरूरी रहता है उसको लंबे समय तक याद करने के लिए। तो चौथा पॉइंट हमारा रहेगा सर्किल का, आइए देखते हैं क्या रहेगा। अब हम बात करते हैं सर्किल के बारे में, क्या होगा आइए देखते हैं कि सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसके पॉइंट पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। ए क्या है आपका, ए रेडियस ऑफ द सर्किल है। फिर से वही कि इस पर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एक्स एक्स वन, ठीक है, इसको एक्स वन वाई वन कह दूँ तो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन होता है, लेकिन हमारा एक्स वन वाई वन ये पॉइंट रहेगा, तो आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा ए एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
ठीक है ना। अब आपको फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। या हम कहें आपसे इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है ना, एक ही बात है। किसके परपेंडिकुलर? इस लाइन के परपेंडिकुलर। क्या रहेगी? आपको मैंने बताया था, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, कोफिशिएंट एक्सचेंज हो जाएंगे, बीच का साइन भी अपोजिट हो जाएगा। यहां पर कोफिशिएंट क्या है? यहाँ कोफिशिएंट है ए साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ कोफिशिएंट है ए कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा y, और बीच का साइन चेंज हो जाएगा, डेट इज प्लस से हो जाएगा माइनस, और RHS आ जाएगी आपकी लैम्डा। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब फिर से वही बात, ये पॉइंट आपका कर्व पर, टेंजेंट पर और नॉर्मल पर लाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करा देंगे तो हमको मिल जाएगा लैम्डा। डेट इज हमको क्या मिलेगा? यहाँ से जब इसको रखेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, बीच में माइनस आएगा, फिर से देखते हैं क्या मिलेगा, ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक, अब आपको लैम्डा की वैल्यू ये मिल जाती है, तो हम देखते हैं क्या कि इससे ये कैंसिल आउट, डेट इज फाइनल आपको लैम्डा मिला 0, और जैसे ही आपको लैम्डा मिलता है उठा के आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्किल एट एनी पॉइंट P ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। क्या होगा आइए देखते हैं। होगा आपका ए साइन थीटा या ए एक्स साइन थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो आई होप आपको ये 4 इक्वेशन समझ में आए होंगे। अगर ये आपको 4 बेसिक समझ में आ गए तो इसका इस्तेमाल आपको आगे भर भर के करना है। इन्हीं से आगे के जो और भी इक्वेशंस हैं वो ड्राइव होंगे, इसलिए मैंने आपको इनको प्रूव कराना ज़्यादा जरूरी समझा, ना कि आपको वन लाइनर लिखाने के। तो ठीक है, इनको यहीं पर छोड़ते हैं, अब शुरू करते हैं हम आगे का पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं। अब हम इसमें आगे बात करते हैं, कह रहे हैं इफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तब आपसे कंडीशन पूछी है क्या है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है, आपसे c की वैल्यू पूछी जाती है कि आप c की वैल्यू बताइए क्या होगी। आपसे स्लोप के बारे में कोई नहीं पूछेगा, आपसे हमेशा ही इंटरसेप्ट मतलब c के बारे में पूछा जाएगा। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मैंने आपको अभी अभी लिखाया था कि अगर आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कोई कर्व है, या फिर मैं कहूँ आपके पास पैराबोला है, उसके 80 स्क्वायर 280 पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो था वो कुछ इस टाइप से था कि y प्लस एक्स टी इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। ठीक है, ये क्या था आपका? ये था आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एट एनी पॉइंट 80 स्क्वायर 280। और मैंने आपको पहले भी बताया था, चाहो तो आप मेरी पहले वाली अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या कि फॉर द नॉर्मल टी जो इक्वल होता है माइनस एम के इक्वल होता है, और फॉर टेंजेंट टी इक्वल होता है आपका माइनस का टी आपका इक्वल होता है 1/m के। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। और आपको अगर वो चीज़ डायरेक्ट याद ना हुई हो तो कैसे आती है वो मैं आपको अभी समझाता हूं। यह है आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एक ये दे रखा है और आपसे कहा है एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये है। ठीक है, अब 2 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, इसका मतलब यह है कि हम दोनों की कंपैरिजन कर सकते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स, ठीक है, प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। हम इसकी और इसकी कंपैरिजन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा यहां से m इज इक्वल टू माइनस टी एन, यहां से c की वैल्यू हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू
2at प्लस at³। ठीक है, और हमने देखा t की वैल्यू -m इसको लिख दें तो क्या कुछ गलत है जी? बिल्कुल नहीं। अब m -t लिखिए या t -m लिखिए, एक ही बात है। और जैसे ही आपको ये मिल जाता है उठा के इसमें पुट कर दीजिए तो आपको फाइनली मिलेगा c की वैल्यू इक्वल होगी किस चीज़ के? माइनस का 2am और -am³। ये आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हद से ज़्यादा पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठा के देख लीजिएगा, आपको ये कई जगह लिखा हुआ मिल जाएगा कि आप c की वैल्यू बताइए जब आपका y = mx + c, y² = 4ax टाइप के पैराबोला के ऊपर एज ए नॉर्मल वर्क कर रही है। फिर से मैं आपको रिपीट कराता हूँ, c की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? -2am -am³। ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे, लेकिन बात अभी आपकी खत्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चीज और बनती है। वो क्या है कि आपसे क्वेश्चन y² = 4ax के रेस्पेक्ट में तो पूछा जाता ही है और आप उसको याद करके बता सकते हैं कि ये होती है आपकी कंडीशन। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट तब आता है जब एग्जामिनर आपसे कई बार ये पूछ भी चुका है, एग्जामिनर करता है कि आपको y² = 4ax टाइप का पैराबोला ना देकर आपको देगा x² = 4by टाइप का पैराबोला। कहेगा कि अगर आपके पास y = mx + c कोई एक लाइन है जो कि नॉर्मल है टू द पैराबोला x² = 4by, दैट इज आपके इस टाइप के पैराबोला के ऊपर, तब आपसे कहेगा आप बताइए कंडीशन क्या होगा। इस केस में आपने कंडीशन ए निकाला, अब उस केस में कंडीशन क्या होगा आइए देखते हैं। तो क्या है हमारा दूसरा केस? कह रहे हैं इफ y = mx + c इज नॉर्मल टू x² = 4by। ठीक है, अगर ये नॉर्मल है तब आपसे पूछेंगे कि आप बताइए कंडीशन क्या होगी। तो सबसे पहले वही काम करेंगे कि इस पर आप टेंजेंट निकालेंगे, नॉर्मल निकालेंगे, क्योंकि अब तक आपने x² = 4by टाइप के पैराबोला के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं फाइंड आउट किया था। ये भी हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट किया, लेकिन y² = 4ax टाइप के पैराबोला के ऊपर। ठीक है, तो एक पैराबोला है, इस टाइप का एक पैराबोला है x² = 4by, मतलब ऊपर को मुंह किया हुआ एक पैराबोला है, उस पर y = mx + c कोई नॉर्मल है। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास एक कर्व था y² = 4ax, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की? हम बात कर रहे हैं x² = 4by की, और यहाँ पर भी y = mx + c था, यहाँ पर भी y = mx + c है। चेंज कितना हुआ हम देखते हैं, दोनों कर्व में बस इतना ही चेंज हुआ है कि आपका x की जगह पर क्या हो गया? x की जगह पर हो गया आपका y, ठीक है, और y की जगह पर आपका हो गया x। इसके अलावा आपका a जो है वो हो गया b। ठीक, मतलब ये हुआ कि इस पर कोई भी पॉइंट at², 2at हुआ करता था, जैसा कि मैंने लिख रखा है। इसके केस में जो आपका पॉइंट है वो पॉइंट हो जाएगा क्या कि bt², 2bt। ठीक है, बस सिंपली जैसे ऊपर सॉल्व किया है ऐसे ही सॉल्व करके लाओगे तो आपको मिलेगा क्या? आपको बस इसमें इतना कर देना है, ये रिप्लेस कर दीजिए x को y से, y को x से और a को b से, तो हमें मिलेगा x + yt = 2bt + bt³। ये क्या है आपका? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपका ये है, एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपका ये है, तो दोनों ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, दोनों की आप क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन। तो आपको मिलेगा क्या? आइए देखते हैं। आपको मिलता है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये लिख सकते हैं कि y = -1/t × x। ठीक है, और t जो है y के रिस्पेक्ट वाला इसके भी अपॉन में चला जाएगा, डेट इज 2b + bt²। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, थोड़ा सा हमने फॉर्म चेंज किया, y = mx + c टाइप का फॉर्म बनाया, इसको 2 कहेंगे, इसको 2 मत कीजिए।
तो 1 और 2 की आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको मिलेगा कि m इज इक्वल टू -1/t। साथ ही साथ आपको यहां से c की वैल्यू मिलेगी। जब c कंपेयर करेंगे यहां से, c किसके इक्वल होगा? c इक्वल होगा 2b प्लस bt स्क्वायर के। क्या आपका आंसर आ गया? जी बिल्कुल नहीं। आपसे ये चीज तो पूछी ही नहीं जाएगी, तो क्या पूछा जाएगा आपसे? आपसे पूछा जाएगा इन टर्म्स ऑफ m। फिर से भाई, आप m इज इक्वल टू -1/t है, इसको मैं लिख सकता हूं t इज इक्वल टू -1/m। एक ही बात है। अब एक ही बात है तो आप रिप्लेस कर दीजिए। इसमें आप पाएंगे क्या? आप पाएंगे c इज इक्वल टू 2b एज इट इज रहेगा, ठीक है, प्लस b एज इट इज रहेगा। t की जगह पे -1/m का स्क्वायर करेंगे, आप पाएंगे अपॉन में m स्क्वायर। इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये डायरेक्ट भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जब y इज इक्वल टू mx प्लस c इज नॉर्मल टू द x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, देन c इज इक्वल टू 2b प्लस b अपॉन m स्क्वायर। इंपॉर्टेंट रिलेशन रहा ये। और अगर आपसे कहा जाए कि आप इक्वेशन बताइए, मैंने ऊपर हेडिंग लिखा है कि आपको इक्वेशन बताना है। इक्वेशन क्या रहेगा? अब तक मैंने आपको कंडीशन बताई थी, तो सिमिलरली आपको मालूम है कि इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है वो कुछ ये होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप का। c आपने अभी अभी फाइंड आउट किया, इसको आप रिप्लेस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, डेट इज y इज इक्वल टू mx प्लस 2b प्लस b अपॉन m स्क्वायर इस केस में। अगर बात करें आप ऊपर वाले केस की, इस केस में आप अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप यहां से यही कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक है, थोड़ा सी जगह का अभाव है, आप देख सकते हैं। तो इतना आपका बनता है नॉर्मल से। हालांकि इसमें आपका अगला पॉइंट होगा जब आपकी लाइन है lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 टाइप की कोई लाइन है, वो आपकी हाइपरबोला और एलिप्स के ऊपर एज अ नॉर्मल वर्क कर रही है, तब आपसे एक रिलेशन पूछा जाता है, एक कंडीशन पूछी जाती है। प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में हद से ज़्यादा पूछा गया है, इसलिए मैं आपको कराऊंगा। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कोई लाइन है जो कि एज ए नॉर्मल वर्क कर रही है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप के किसी भी पैराबोला के ऊपर, तो मैंने आपको बताया था जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है वो क्या होता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक है, यही तो मैंने बताया था आपको, यही इक्वेशन था ना आपका। तो आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या था? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। अब यहाँ से आपके दो पॉइंट बनते हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। पहला पॉइंट क्या है? तो इन्होंने कहा, हम देखते हैं ये इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ m। अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं am क्यूब प्लस 2a माइनस एक्स ब्रैकेट में m, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू 0। डेट इज मैं आपसे कहूं कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ m, तो क्या मैं गलत हूं? ये बिल्कुल नहीं। आप देख पा रहे हैं m की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। डेट इज m की 3 वैल्यूज होंगी। m की कितनी वैल्यूज होंगी? 3। चाहे वो डिफरेंट हो या सेम हो उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल इंपॉर्टेंट तो ये है कि m की कितनी वैल्यू हो सकती है? मैक्सिमम 3। तो इसका मतलब है कि पैराबोला के ऊपर आप मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कि बी कैन ड्रॉ मैक्सिमम 3 नॉर्मल टू द पैराबोला। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए, ये आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कि किसी परवलय पे आप कितने अधिकतम अभिलंब खींच सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से आपको बता सकते हैं कि किसी भी परवलय के ऊपर मैक्सिमम जो है आप 3 नॉर्मल्स 3 अभिलंब खींच सकते हैं। और यहाँ से एक पॉइंट और पूछा जाता है, शायद आपने इसको नोट ना किया हो, वो ये है कि जो नॉर्मल्स हैं उन नॉर्मल्स की स्लोप का एल्जेब्रिक सम जो होता है वो इक्वल होता है 0 के। दैट इज द सम या एल्जेब्रिक सम
सम ऑफ स्लोप्स ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 0। अब मान लीजिए इस m की 3 वैल्यूज निकल के आई। कौन कौन सी? मैं मान लेता हूं एक m1, एक m2 और एक m3। 3 वैल्यूज निकल के आई तो ये स्टेटमेंट आपका कहता है, क्या कहता है? एल्जेब्रिक सम दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 किसके इक्वल होगा? 0 के। उठा के देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स को, ये स्टेटमेंट आया हुआ है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आया हुआ है, इसलिए आपको ये दोनों कराने जरूरी थे। अब बात करेंगे हम इलिप्स की, कि आपकी कोई एक लाइन है Lx प्लस एम वाई, ये कोई अविलंब है या नॉर्मल है टू द हाइपरबोला एंड इलिप्स, तब क्या कंडीशन होगी? क्योंकि ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछी गई है। आइए देखते हैं। अब हम इसमें आगे बात करते हैं। कह रहे हैं इफ Lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 इज नॉर्मल टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तब इसकी कंडीशन क्या होगी? ठीक है, तो हमने आपको सबसे पहले ही बताया था कि इलिप्स के किसी पॉइंट P पर, अगर पॉइंट लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। ठीक है, इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, क्या था? ए एक्स सेक थीटा, ठीक है, माइनस बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो था ना आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये मैं आपको पहले कराया। अब एक चीज आप ये देखिए, ये कहते हैं एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये है और एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपका ये है। ठीक है, तो किसी भी कर्व के ऊपर दो नॉर्मल दे दिए, कह रहे हैं दोनों नॉर्मल एक ही है, और एक ही है तो आप इसके कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। दैट इज फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा L अपॉन ए सेक थीटा, ठीक है, इक्वल होगा किस चीज के? m अपॉन माइनस का b कोसेक थीटा, इक्वल होगा किस चीज के? इक्वल होगा, अगर इसको मैं RHS में लेके जाऊं तो ये आपका हो जाएगा माइनस n, डेट इज माइनस का n अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको कंडीशन मिल गई। अब हम क्या करेंगे, यहां से पहले और तीसरे को लेके साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप एक काम ये कर सकते हैं, अगर मैं पहला और तीसरा ले लूं तो इसको इस तरह से नहीं लिख सकता क्या कि 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए एन अपॉन एल टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक माइनस तो आपका चल ही रहा है, और 1 अपॉन सेक क्या होता है? वो होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिली ए एन अपॉन एल टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक माइनस आपका चल रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप दूसरा और तीसरा लेके यहां से कॉस थीटा की जगह साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा आपको? मैं यहां से लिख सकता हूं माइनस का 1 अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल होगा किस चीज के? इक्वल होगा बी एन अपॉन एम टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है? वो इक्वल होता है साइन थीटा के, डेट इज साइन थीटा की वैल्यू हो गई बी एन अपॉन एम टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके आप ऐड कर दो, आपको क्या मिलेगा? आइए देखते हैं। तो मैं यहां से करता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किस चीज के? जो कॉमन टर्म्स हैं उनको हम हटा लेंगे, जैसे कि n अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेंगे और स्क्वायर कर लेंगे, डेट इज एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा? आपका बचेगा ये आपका बी एन है, एन तो हमने हालांकि निकाल चुके हैं, तो बी अपॉन एम रह गया था, दैट इज बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस
यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको मिल गया। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है? वो होती है आपके 1 के इक्वल। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर ही लेते हैं साथ ही साथ। आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल होगा किस चीज़ के? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा एन स्क्वायर। इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपसे एग्जाम में पूछा गया है। फिर से रिपीट कीजिए आप, क्या है आपके पास? Lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 इज नॉर्मल टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जो आपकी कंडीशन होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी कि ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल होगा किस चीज़ के? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। करना क्या है आपको? यहाँ पर एल एक्स एम वाई और एन आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये प्लस है तो यहाँ पर आपको माइनस लेना है। एल एम आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है एल के बाद एम, एम के बाद एन आता है, तो एल उसके बाद एम, एम के बाद एन आया। ठीक, याद करने का आपका तरीका ये होना चाहिए। ए और बी जो आपके इलिप्स में आ रहे थे वो ऐसे ही रहेंगे, डेट इज ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस का होल स्क्वायर अपॉन इसका तीसरा। ठीक, ये तो हो गई आपका इलिप्स के केस में। अब आप सोच रहे होंगे हाइपरबोला का केस भी एक बचा है, क्योंकि आपसे यही दो केस बनते हैं, एक हाइपरबोला का बनता है और एक आपका इलिप्स का बनता है। हाइपरबोला का मैं आपको प्रूफ कराऊंगा नहीं, वो क्यों? क्योंकि आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसकी जगह पे आप माइनस लगा दीजिए और यहाँ पर आप प्लस लगा दीजिए। ठीक है, ये कंडीशन हो गई आपकी हाइपरबोला की, डेट इज इफ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिए और लिख भी लीजिए। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 इज नॉर्मल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन माइनस वाले के लिए माइनस आएगा और प्लस वाले के लिए प्लस आएगा। ठीक है, मैं यहाँ से लिखा देता हूँ, ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये माइनस तो यहाँ पर माइनस, बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये माइनस है तो इधर प्लस होगा, डेट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और अपॉन तीसरा। है ना इजी? ठीक है, याद करने का मैंने आपको तरीका भी बताया किस तरह से आपको याद करना है। जो कर्व दिया हुआ है उसको डिट्टो छाप दीजिए। बस करना क्या है, x की जगह पे a और a की जगह पे आपको l पुट कर देना है, जैसे कि मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, अगर आप साइन को याद रखना चाहें तो साइन को आप बस इस तरह से याद रखना। इलिप्स के केस में बीच में प्लस, मतलब बीच में प्लस, और RHS में माइनस। यहाँ पर हाइपरबोला के केस में माइनस, डेट इज बीच में माइनस तो इधर प्लस, ये अपोजिट चलेंगे। और नॉर्मल के केस में ये दोनों सेम चलते हैं। जब नॉर्मल का आपने शायद ध्यान दिया हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मैंने लिखाया था, तो इलिप्स के केस में बीच में माइनस आया था और RHS में भी माइनस था, और हाइपरबोला के केस में बीच में प्लस था, RHS में प्लस था। लेकिन यहाँ पर ये दोनों चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आप चीज़ों को कोरिलेट नहीं करेंगे तो उनके फार्मूलास याद कैसे करेंगे। और मैथमेटिक्स तो होता ही है फार्मूला का भंडार, कहाँ तक याद करोगे? तो चीज़ें कोरिलेट कीजिए, आपको सारे फार्मूलास बहुत ही ईजिली याद हो जाएंगे। अब हम इसमें आगे बात करेंगे ट्रेजेक्ट्रीज के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज और आर्थोनॉर्मल ट्रेजेक्ट्रीज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। अब हम इसमें आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज के बारे में बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। क्या है, आइए देखते हैं। कहते हैं द लोकस ऑफ ए, ये स्टेटमेंट आप याद कर लीजिएगा।
द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द इलिप्स। ठीक है, चाहे आपका ये इलिप्स हो या फिर आपका हाइपरबोला हो, इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्किल। ये स्टेटमेंट को आप गांठ बांध लीजिए। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं, कहता है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द इलिप्स या हाइपरबोला इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्किल। और अगर आपसे गलती से भी ये कह दे कि द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द पैराबोला इज कॉल्ड। ठीक है, जब आपका कर्व इलिप्स था या हाइपरबोला था तो हमने क्या दिया इसको डायरेक्टर सर्किल। ये आपसे पूछा गया है, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिखा रहा हूं। और एक स्टेटमेंट और पूछता है आपसे घुमाने के लिए, कहते हैं लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू। अब टू के आगे का आप पढ़ेंगे नहीं, आप फ्लो में इतना पढ़ेंगे द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, और मार देंगे, या तो आप मार देंगे इसको डायरेक्टर सर्किल या फिर आप मार देंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना। आपको इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि कर्व कौन सा गिवन है। अगर आपको कर्व पैराबोला गिवन है तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट लाइन का भी अपना एक स्पेसिफिक नेम है, वो क्या है, वो है आपकी डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो आपसे अगर कहे द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द पैराबोला इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स तो भी सही है, और लिख के आ जाए इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन तो भी सही है। लेकिन अगर वो कह दे कर्व आपका इलिप्स या हाइपरबोला में से एक है तो आप स्ट्रेट लाइन या डायरेक्ट्रिक्स नहीं कहेंगे, बल्कि आप कहेंगे डायरेक्टर सर्किल। अब आपसे इसका प्रूफ पूछा जाता है। ठीक है, इसका आपसे प्रूफ पूछा जाता है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो अगर आपसे मैं कहूं कि आपका ये इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कोई इक्वेशन है इलिप्स का, और इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो मैंने आपको लिखाया था शायद आपको याद हो, और अगर याद नहीं है तो मैं आपको बताता हूं। एम के टर्म्स में मैंने आपको इस पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखाया था, वो कुछ इस टाइप से था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको एक प्रूफ करके दिखाऊंगा इलिप्स का, हाइपरबोला का आप अपने आप प्रूफ कर लेना, दोनों में कोई भी डिफरेंस ज़्यादा है नहीं। अब आपने ये लिख लिया, अब मैं आपसे कहूं कि इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन आप लिखिए, इसकी परपेंडिकुलर लाइन का, क्योंकि दो टेंजेंट चाहिए थी, एक टेंजेंट ये है और दूसरा टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है, या मैं कहूं वो नॉर्मल है। दैट इज परपेंडिकुलर है, दो लाइंस के बारे में बात कर रहा है, एक दूसरे के लंबवत हैं, दैट इज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? अगर मैं मान लूं इसकी स्लोप m1 है और जो दूसरी की ये बात कर रहे हैं उसकी स्लोप m2 है, तो उसमें रिलेशन क्या होगा आपका, रिलेशन होगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। और अगर m1 की वैल्यू मैं m लिख दूं तो m2 की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, m2 इक्वल होगा -1 अपॉन m के। ठीक है ना, कहने का मतलब इस m को मुझे रिप्लेस कर देना है किस चीज से, -1 अपॉन m से। तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, या फिर मैं कहूं इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, वो होगा आपका क्या कि y इज इक्वल टू -x अपॉन m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर
और अपॉन में एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो हमको मिलता है क्या, आइए देखते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमें मिलेगा m बाई प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। इसको आप 2 कह दीजिए और इसको आप 1 कह दीजिए। ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं क्या, इसको उठा के मैं इधर ले जाऊं, मुझे मिलेगा y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको 1 इसको 2 कह दीजिए। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा m बाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इनके स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएंगे, आपको मिलेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम पाते हैं एम स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई एम। इसको भी ओपन कर दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई एम। और RHS तो चल ही रही है क्या, ए स्क्वायर टाइम्स इसको कॉमन ले लीजिए 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए ये वाला साइन आपका माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस है, इससे ये कैंसिल आउट, बचा क्या। अब आप x वाले एक साइड कॉमन लीजिए, आप पाएंगे एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर, सिमिलरली वाई स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स, या फिर मैं कॉमन ही ले लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अब 1 प्लस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको फाइनली मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है आपका, यह है आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल। यही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल हो गया। ये तो मैंने आपको इलिप्स के केस में लिखाया, लेकिन अगर आपसे कहे कि आप हाइपरबोला के केस में बताइए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल फॉर हाइपरबोला जो होता है वो ये होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कब, यहां पर आपने देखा कि इलिप्स के केस में प्लस था तो हमें सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद कर लेना है। लेकिन अगर हाइपरबोला के केस में हम बात करें तो इन दोनों के बीच में माइनस है। इसका मतलब ये हो गया कि ये ए और बी की वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल आप तब ही फाइंड आउट कर पाएंगे हाइपरबोला के केस में जब आपका ए बड़ा होगा बी से। याद रखना ये कंडीशन इसके साथ चिपकी हुई रहेगी, और गलती से भी आपका बी बड़ा हो गया ए से तब आप इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस केस में आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ए बड़ा होना चाहिए बी से, तब आप इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, आई होप आपको अब तक समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है बिना कहे आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट, साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में। अब देखते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज को। अब हम इसमें आगे बात करते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इसको अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के लिए। सबसे पहले आपको एक कर्व गिवन होगा, ठीक है, इस तरह से आपको कोई एक कर्व गिवन होगा एक्स वाई और साथ में कांस्टेंट टर्म में। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एक काम ये कीजिएगा कि इस कर्व को कन्वर्ट कीजिए। पहला स्टेप आपका ये रहेगा
कि कन्वर्ट आपको इस टाइप से करना है कि एफ एक्स कॉमा वाई एक साइड में रहे और सी एक साइड में रहे। कहने का मतलब समझे कि एक्स वाई वाले टर्म्स एलएचएस में रहे और आपका जितना भी कांस्टेंट टर्म हो वो आपका आरएचएस में आ जाए। ठीक है, ये आपका पहला होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है आपका? सेकंड स्टेप में आप ये काम कीजिए, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा आपका? आरएचएस तो जीरो हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि आरएचएस में तो हमने कांस्टेंट टर्म्स को ही तो बिठाया था। जैसा कि आपने देखा है आरएचएस में तो मैंने सिर्फ कांस्टेंट टर्म को लिखा है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है। इसका मतलब आपको यहां से निकालना है dy अपॉन dx, और वो किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। मतलब आपको dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, अब तीसरा स्टेप की बात करते हैं। तीसरा स्टेप क्या होगा? जब आपने dy अपॉन dx को फाइंड आउट कर लिया उसके बाद आप ये काम ये कीजिएगा, रिप्लेसिंग dy अपॉन dx, ठीक है, माइनस dx अपॉन dy से। dy अपॉन dx को आपने रिप्लेस कर दिया किस चीज से? माइनस dx अपॉन dy फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। और जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे आपको वही वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई एफ एक्स कॉमा वाई आता है, ठीक है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई। जो भी मिलेगा अब आप उसको सिंप्लीफाई कीजिए। कैसे? एक्स वाले टर्म्स एक साइड में और वाई वाले टर्म्स एक साइड में। चौथा जो आपका पॉइंट होगा यहाँ से कुछ इस टाइप से आप एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस फॉर्म में बनाने के बाद आप क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, और आपको क्या मिल जाएगा? फाइनल रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये होते हैं मेन 4 स्टेप्स होते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फाइंड आउट करने के। अब इतनी सब चीज़ों को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आपने देखा होगा कि आपसे पूछेगा कि एक्स वाई इज इक्वल टू सी कोई एक कर्व है, इस पर आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज बताइए। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन बंद कहूँगा और क्या करूँगा? सबसे पहले एक्स वाई वाले एक साइड में, कांस्टेंट टर्म एक साइड में। इसमें तो ऑलरेडी एक साइड में कर रखे हैं तो हमारा एक फ़ायदा हो गया, डेट इज स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे? स्टेप 2, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? मैंने आपको बताया था कि डी वाई अपॉन डी एक्स की आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या? माइनस का बाय अपॉन एक्स। ठीक है, ये स्टेप हो गया आपका। उसके बाद क्या करना था? फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज लिख देता हूं मैं फिर से। रिप्लेस करना है आपको किसको? डी वाई अपॉन डी एक्स को किस चीज़ से? माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। डेट इज आपको मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस का वाई अपॉन एक्स। इससे ये कैंसिल आउट, स्टेप खत्म हो गया। मैंने आपको बताया था 4 स्टेप, वो क्या कि एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ वाई इंटू डी वाई। एक्स वाले एक साइड में, वाई वाले एक साइड में कर लीजिए, मतलब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा एक्स डी एक्स, ठीक है ना, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई, यही मिलेगा ना। अब चाहो तो आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, और सॉल्व करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा यहाँ से नाउ इंटीग्रेटिंग
जैसा कि मैंने आपको लिखाया था। अब आपको इंटीग्रेशन करना है तो ये हो जाएगा आपका क्या कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। आप प्लस कर लीजिए, ठीक है, प्लस ले लीजिए, माइनस ले लीजिए और सी स्क्वायर ना लेके सी ले लीजिए, आपकी मर्जी, क्योंकि वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है या इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। अब ये क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये आपका आ गया रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी टू द कर्व दिस। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि एक्स वाई इज इक्वल टू सी का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बताइए क्या है, तो ये रहा। ठीक है ना, कितना आसान है आपको फाइंड आउट करना। और ये आपसे कई बार पूछा गया है, कैसे कैसे कहेगा एक्स वाई इज इक्वल टू सी और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, आपके ऑप्शंस होंगे आर परपेंडिकुलर, आर पैरेलल या फिर आर रेक्टेंगल, हाइपरबोला या क्या चीज होंगे। तो दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, दैट इज ऑर्थोगोनल होंगे। और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज इसीलिए तो उन्होंने कहा इसको कि ये दोनों कर्व जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर होंगे तभी तो हमने इसकी स्लोप्स को चेंज किया। देखिए आप, ये कुछ और नहीं है, सिर्फ इसके जो वर्ड हैं उसका ही मीनिंग है। ऑर्थोगोनल मतलब लंबवत, मतलब dy अपॉन dx के इक्वल होगा माइनस dx अपॉन dy। ठीक है ना, अगर एक की स्लोप dy अपॉन dx है तो उसकी लंबवत रेखा की स्लोप क्या होगी, माइनस dx अपॉन dy। सही हूं ना मैं? ये हो गया। उसके बाद अब क्या करा हमने, इसको इस तरह से सॉल्व किया। अब ये इक्वेशन रिप्रेजेंट किसको करती है, कोई बताएगा क्या आप में से? ये इक्वेशन आपकी रिप्रेजेंट करती है रेक्टेंगल हाइपरबोला को। अगर आपने हाइपरबोला को मेरे वीडियोस को ध्यान से पढ़ा है तो मैंने उसमें इसको कराया था। और इस केस में e की वैल्यू किसके इक्वल होती है, अब बात चली है तो बता ही देता हूं। इस केस में a इज इक्वल टू बी होता है, यहाँ इक्वल है किस चीज के, c के। और a और b अगर इक्वल होता है किसी भी हाइपरबोला में तो e की वैल्यू जो होती है वो होती है √2। डायरेक्ट याद कीजिए, आपसे कहे ये या आपसे कहे ये, दोनों के दोनों रेक्टेंगल हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज दोनों के दोनों हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसकी इसेंट्रिसिटी √2 है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। कुछ पॉइंट्स और हैं, उनको मैं आपको पीडीएफ में इंक्लूड कर दूंगा। अगर आपको इन लेक्चर्स का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको अगर लगे कि मैंने इसमें थोड़ी बहुत मेहनत की है और वीडियो आपका हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना और साथ ही साथ हो सके तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, जिससे कि मेरा वीडियो थोड़ा आगे जा सके और दूसरों की भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।